वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम 2025 की लेटेस्ट मूवी लेकर आ चुके हैं आपके सामने। नाम ये रहा, चलते हैं शुरू करने। तो कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें बड़ा भाई जॉर्ज और छोटा भाई एडम शामिल है। एडम असल में एक पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर। ये दोनों मिलकर एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों ने काफी पैसे भी लगाए उस प्रोजेक्ट पर, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है इनको। और इस काम में दोनों की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है, ऊपर से लोन भी चढ़ा हुआ है। आए दिन बैंक से लोग आकर पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन इनके पास अभी पैसे नहीं बचे जो वो वापस कर सके। और जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक पैसे नहीं आ पाएंगे, उधार तो छोड़ो। और अभी भी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। पहले कर्ज में डूबे हुए हैं दोनों, अब इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे। तो वहीं हम इन दोनों के छोटे भाई रॉय को देखते हैं, जो आर्मी में काम करता है। वो बड़ा खुश है क्योंकि कल से वो एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आ रहा है, जहां वो अपने परिवार से मिलेगा, अपने होने वाली पत्नी से भी। अब अपने गांव आने के बाद तीनों भाई अपने गांव वाले घर पहुंच जाते हैं। आज सभी परिवार वाले इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि तीनों भाइयों की माँ को आज दुनिया से गायब हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। मतलब मर गई थी उनकी माँ। रॉय के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। गाँव के घर में सिर्फ पिता थॉमस ही रहते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं। उनके पास संपत्ति तो ठीक ठाक है, लेकिन वो जल्दी किसी को अपने पैसे नहीं देते। जिसका जितना हक बनता है उससे ज्यादा 1 रुपया भी वो किसी को नहीं देते। इस तरह का उनका व्यवहार है। जॉर्ज और एडम भी पैसे की ही बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती अपने पिता से पूछने की, इसीलिए वो रिटर्न चले जाते हैं। पर घर आते जॉर्ज की पत्नी कहती है, जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। आए दिन बैंक वाले आकर दिमाग खराब करते रहते हैं कि पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। तुम्हारे पिता के पास पैसे हैं तो मांगते क्यों नहीं, जमा करके वो कब्र में लेकर जाएंगे क्या अपनी। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इधर थॉमस से उसका भाई मिलने आया होता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी है और शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो इसी चीज के लिए थोड़े पैसे वो थॉमस से मांगने आया हुआ है। लेकिन थॉमस कहता है कि मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे, पिता ने जितने पैसे मुझे दिए थे उतने ही तुम्हें भी दिए थे। तुमने तो अपने सारे पैसे उड़ा दिए और मैं खून पसीना एक करके सारा बनाया हूँ, सब मेरा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर गुस्से में थॉमस का भाई भी चला जाता है। अब दोस्तों, थॉमस का एक दोस्त जो कि एक वकील है, वो थॉमस से कहता है कि पुरानी दुश्मनी खत्म कर दो, अभी उसको अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, मेरे ख्याल से आपको पैसे दे देना चाहिए। थॉमस कहता है कि ठीक है, बच्ची का सवाल है तो मैं कुछ सोच लूंगा। इधर रॉय अपनी होने वाली पत्नी मीना से मिलने जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन मीरा के पिता टेंशन में है, क्योंकि उनके गाँव में जहाँ तालाब बनाने की जगह मौजूद है ना, वहाँ सरकार ने तालाब बनाने के बजाय एक खदान बना दिया है, जिसमें से वो पत्थर वगैरह निकाल रहे हैं। इससे आसपास के खेतों को काफी नुकसान भी हो रहा है, और उन्हीं खेतों में मीना के पिता का भी खेत था। इसी चीज की वो टेंशन में होते हैं। तो रॉय कहता है कि फिर क्या फैसला लिया आपने, क्या करेंगे अब। वो कहता है कि क्या कर सकते हैं बेटा, जब भी गाड़ी आएंगी पत्थर निकालने के लिए, सारे गाँव वाले उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे उनको आगे जाना है तो हमारे ऊपर से गाड़ी चला के लेके जाओ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इसके बाद सारे गाँव वाले सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसी गाड़ियां आती है सभी गाड़ियों को रोक लेते हैं। ड्राइवर तो कह रहा होता है कि हमें परमिशन मिली आगे जाने की, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो झगड़ा होते हुए देखकर वहीं से गुजर रहा एडम भी वहां आ जाता है, जो सभी को साइड करके गाड़ी जाने का रास्ता बना देता है। रॉय अपने भाई से कहता है कि आपको पता है ना ये गलत हो रहा है, फिर भी आप इस चीज में साथ दे रहे हैं, कितनी रिश्वत मिली आपको इन नेताओं से। ये सुनकर तो एडम रॉय को थप्पड़ मारकर गाली भी दे देता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी रहे अपने भाई से इस तरह बात करने की। और गाड़ी में डालने के बाद जब सभी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एडम रॉय से कहता है कि देख, मैं अपना पुलिस का कर्तव्य लोगों के सामने निभा रहा हूँ, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मैं ये भी सलाह दूंगा कि इन सारी चीजों में मत पड़, कोई फायदा नहीं है, जा घर जा, काफी देर हो चुकी है। इसके बाद वो रॉय को रास्ते में ही छोड़कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। दोस्तों, उसी शाम को रॉय की मुलाकात उसके एक चाचा से होती है, जो बड़े परेशान लग रहे हैं। रॉय कहता है, सब ठीक तो है ना चाचा जी, क्या हो गया। वो बताता है कि क्या बताऊं बच्चा, बेटी की शादी करवानी थी, अभी थोड़े पैसों की जरूरत है, लेकिन तेरे पिता ने 1 भी रुपया देने से मना कर दिया। थोड़े पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अभी 5 लाख कम पड़ रहे हैं, अगर पैसे इकट्ठा नहीं हुए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। ये सुनकर तो रॉय को भी थोड़ा दुख होता है, परेशान हो जाता है। वो भी कहता है कि चाचा जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ, ये शादी जरूर होगी, देखना। रॉय फिर अपने दोस्त से मिलने जाता है और कहता है कि यार तेरे पास 5 लाख हैं क्या, जरूरत है पैसों की, बाद में लौटा दूंगा तुझे। उसका दोस्त कहता है कि यार यहाँ खाने को पैसे नहीं है, तू 5 लाख की बात कर रहा है, अपने पिता से मांगना, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, 5 लाख तो आराम से दे ही देंगे। रॉय कहता है कि भाई यही तो प्रॉब्लम है, वो मना कर देंगे ना, बड़े गुस्से वाले इंसान है वो। लेकिन फिलहाल तो रॉय के पास मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए रॉय हिम्मत जुटाकर अपने पिता के पास आता है। और आने के बाद वो खेती वगैरह के बारे में पहले पूछता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना पिताजी। तो थॉमस कहता है कि साफ साफ बोल, किस लिए आया हुआ है, बात घुमा मत। सुनकर रॉय कह देता है कि 5 लाख की जरूरत है मुझे, तो आप मुझे 5 लाख दे दो। रॉय ये नहीं बताता कि चाचा को देने हैं, वरना उसके पिता तो 1 भी रुपया नहीं देंगे। तो थॉमस अब ये सुनकर कहता है कि एक काम करो, जाओ पूरे खेत में जिस भी पेड़ पर तुम्हें 5 लाख लटके हुए दिखेंगे निकाल लेना। अबे तुझे क्या लगता है चैरिटी खोल के रखी हुई है क्या मैंने, जो पैसे बांटता फिरूंगा। रॉय कहता है कि पिताजी अगर आप ऐसे पैसे नहीं दे सकते तो मेरे हिस्से में जितनी संपत्ति आती है उसमें से दे दो मुझे, मैं वो लेकर चला जाऊंगा चुपचाप। तो थॉमस भी कहता है कि अच्छा बेटे, कभी खेती की है,
मेरे हाथ बटाए किसी काम में तो क्यों दूं तुझे मैं अपनी संपत्ति में हिस्सा? एक भी रुपये पर तेरा कोई हक नहीं है, चला जा यहाँ से। सुनकर दोस्तों रॉय भी गुस्से में चला जाता है। अब रात को जॉर्ज और एडम आते हैं अपने पिता से मिलने, मस्त शराब वगैरह लेकर, ताकि उन्हें 1.5 करोड़ के लिए मसाला लगा पाए। थॉमस कहता है कि तुम भी पैसे मांगने आए होंगे, तुमने तो 10 साल पहले अपना हिस्सा मांग लिया था, तुम दोनों को संपत्ति का हिस्सा दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो वो दोनों कहते हैं कि पिताजी बस एक बार हमारी बातें तो सुन लीजिए, अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें 1.5 करोड़ की जरूरत है, अगर ये हमने बैंक वालों को नहीं दिया तो हमारा सब कुछ जब्त हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे हम, बस आखिरी बार हमारे इस काम में मदद कर दीजिए, एक पिता होने के नाते आप इतना तो कर ही सकते हैं। सुनकर थॉमस कहता है कि ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा, दावे से तो नहीं कह रहा लेकिन कुछ न कुछ करता हूँ। तब सुनकर जॉर्ज और एडम की जान में जान आती है कि चलो पिताजी थोड़ा सोच तो रहे हमारे प्रति। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बचपन के दिन याद करने लगते हैं कि कैसे उनकी माँ उनका इतना अच्छे से ख्याल रखती थी, आज वो जिंदा होती तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती, हम सभी यहीं गांव में एक साथ मिलकर रहते, लेकिन उनके जाने के बाद हमने गांव छोड़ दिया। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको घर के पीछे से किसी की आवाज आती है। दोनों भागकर उस ओर जाते हैं जहां थॉमस के घर के अंदर से कोई इंसान चोरी करके भागता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपना चेहरा ढक के रखा हुआ था। दोस्तों दोनों फिर चोर के पीछे जाते हैं और कहते हैं कि रुक जा वहीं पर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर चोर कहाँ रुकने वाला धमकियों से, और तब उसको रोकने के लिए एडम एक पत्थर से उस चोर को दे मारता है, जो पत्थर सीधे चोर के सर पे जा गिरता है और मौके पर हो जाता है वो बेहोश। फिर जब ये दोनों चोर के पास जाते हैं तो इनके उड़ जाते हैं होश, क्योंकि वो कोई चोर नहीं बल्कि रॉय है, जिसे फिलहाल तो एडम ने पत्थर मारा हुआ है। वो तुरंत उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादा खून बहने की वजह से रॉय अपना दम तोड़ देता है, और इस चीज से दोनों भाइयों को लगता है सदमा कि ये क्या हो गया हमसे, हमने हमारे छोटे भाई को मार दिया। जॉर्ज तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तब एडम उसको संभालता है और कहता है कि देख भाई, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन हम दुनिया के सामने इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम पहले ही मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। अगर रॉय के बारे में पता चला तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, तो चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा, बस हमें रॉय की लाश यहीं कहीं छुपानी होगी और हम सभी से कह देंगे कि हमने रॉय को देखा ही नहीं। जॉर्ज कहता है कि यार छोटा भाई अपना, बेटे की तरह प्यार दिया इसको मैंने, कैसे दफना दूं इसको दुनिया से छुपा कर। लेकिन तब एडम कहता है कि देख भाई, ये समय जज्बाती होने का नहीं है, हमें सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। और तब ना चाहते हुए भी जॉर्ज को ये बात माननी पड़ती है और दोनों अपने ही कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर रॉय की लाश को दफना देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम 1.5 करोड़ देने के बाद ही शुरू होगा, तब तक शायद रॉय की लाश यहीं पर गलकर गायब हो जाएगी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही छोटे भाई को दफना दिया होता है, वो भी दुनिया से छुपाकर, और जब इसके बारे में बाकियों को पता चलेगा, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। बेचारे रॉय ने अपने चाचा की मदद करने के लिए चोरी जैसा गलत कदम उठाया और अनजान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो भी अपने भाइयों के हाथों। अगले दिन एडम रॉय से जुड़ी सारी चीजों को जला देता है। वो था तो एक पुलिस ऑफिसर, सबूत मिटाना उसको अच्छे से आता ही है। दुनिया से तो सबूत मिट गया, पर दिल का बोझ जॉर्ज से संभाला नहीं जाता। वो समझ ही नहीं पाता कि कल रात आखिर हुआ क्या। साथ ही मीना बेचारी कई बार रॉय को फोन लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, जिससे वो भी परेशान हो जाती कि हो क्या रॉय को। रॉय तो छुट्टी पर है, फिर कॉल क्यों नहीं उठा रहा, सब ठीक तो होगा ना। तो वहीं थॉमस ने भी काफी समय से रॉय को नहीं देखा होता है। उसको भी टेंशन होती है कि मैंने रॉय को गुस्सा करके भगा दिया था, कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। बेचारे थॉमस को क्या पता कि रॉय के साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है। एक के बाद एक करते हुए दोस्तों दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन रॉय का कुछ पता नहीं चलता। थॉमस एडम से भी पूछता है कि रॉय को देखा तुमने, तो एडम कह देता है कि ड्यूटी पर बुला लिया गया होगा उसको शायद, और हो सकता है कि जल्दी जल्दी में बिना बताए चला गया, आप टेंशन मत लो, आ जाएगा। लेकिन थॉमस का दिल बैठा जा रहा होता है और इसी घबराहट में बेचारे पिता की भी जान चली जाती है हार्ट अटैक से। थॉमस बेचारा इस दुनिया को छोड़ देता है। सभी उसके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करते हैं, फिर रिश्तेदार वगैरह सब आ चुके होते हैं सिवाय रॉय के। सभी उसको फोन भी लगाते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। अब सारे लोगों का कहना होता है कि एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में थॉमस के मरने की खबर छापते हैं और रॉय जहां भी होगा वो अपने पिता के बारे में जानकर जरूर आ जाएगा। लेकिन जॉर्ज और एडम को बड़ी टेंशन थी कि कहीं ये मामला आगे ना बढ़ जाए। रॉय की तलाश अगर शुरू हुई तो इनके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए दोनों कहते हैं कि हमें थोड़ी देर रुककर पिताजी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हमने रॉय को पहले भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रॉय नहीं मिला। एक बार अंतिम संस्कार हो जाए तो एडम ही उसको ढूंढ लेगा, वो तो पुलिस ऑफिसर है ही ना। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं होते। सभी पूरी कोशिश करते हैं कि रॉय के बारे में पता लगाया जाए। आसपास के सारे इलाके से, दूर के रिश्तेदारों से, सभी से जानकारी ली जाती है, पर रॉय का कहीं कुछ पता नहीं चलता। सबसे ज्यादा टेंशन में तो मीना होती है। उसको शक हो जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जो जॉर्ज और एडम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन रॉय लापता हुआ उस दिन वो बड़ा खुश था, अच्छे से बात की थी उसने, फिर अचानक वो सब छोड़ छाड़ के कैसे जा सकता है। इन सारी चीजों से जॉर्ज को थोड़ा बुरा भी लगता है और वो एडम का गला पकड़कर रोने लग जाता है कि यार ये सब क्या कर दिया हमने, हमारा भाई मर गया और हम दुनिया से झूठ कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। यार मुझसे ये बोझ और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन एडम उसको समझाता है कि भाई सब ठीक हो जाएगा। और अब 2 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार थॉमस का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना रॉय के। लेकिन रिश्तेदारों ने एडम से कह दिया होता है
कि जल्दी से जल्दी तुम्हें रॉय को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हम पुलिस में रॉय के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। एडम मान जाता है। उसको पता था कि अगर कंप्लेंट हुई तो ये केस उसको नहीं बल्कि किसी और को दिया जाएगा जो रॉय के लापता होने की जानकारी निकालेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने ही घर वालों का केस घर का कोई मेंबर सॉल्व नहीं कर सकता, और अगर केस कोई दूसरा सॉल्व करेगा तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। अब पिता का तो देहांत हो गया था, जो वो पैसे नहीं देना चाहते थे वो सब धरे धरे रह गए। इसीलिए चाचा जॉर्ज और एडम तीनों वकील के पास आते हैं ताकि जो बचे हुए पैसे हैं उनका बंटवारा कर सके। पर वकील उन सभी को एग्रीमेंट बताता है कि थॉमस ने मरने से पहले ही एग्रीमेंट बनवा दिया था कि उसके मरने के बाद सारी संपत्ति किसके पास जाएगी, और एग्रीमेंट के हिसाब से कई एकड़ जमीन, घर, पैसे जितना भी थॉमस के पास था उस पर सिर्फ और सिर्फ रॉय का हक होगा, क्योंकि जॉर्ज और एडम ने अपना हिस्सा पहले ले लिया था और जो बचा था वो रॉय के लिए बचा था, क्योंकि आज तक थॉमस ने रॉय को एक भी पैसा नहीं दिया था। इसीलिए थॉमस ने इंतजार किया कि जब रॉय बड़ा हो जाएगा, दुनियादारी समझने लगेगा, तब वो उसको पैसे देगा, मतलब उसके हिस्से का। लेकिन थॉमस रॉय को पैसे देता इससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चला गया। तो वकील आगे कहता है कि देखो, मैं 1 रुपया भी आपको नहीं दे सकता जब तक रॉय आकर ना कहे तब तक, इसीलिए अगर आपको पैसे चाहिए तो रॉय की परमिशन लेनी होगी। सुनकर जॉर्ज और एडम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया हमसे, अब हमें शायद 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। रॉय को मारकर हमने अपने भाई को तो खोया ही, साथ ही सारी संपत्ति भी चली गई। वकील कहता है कि जब तुम दोनों ने बताया कि तुम्हें 1.5 करोड़ चाहिए तो थॉमस ने मुझसे बात की थी कि वो संपत्ति में से 1.5 करोड़ निकाल कर तुम्हें दे देंगे, लेकिन ऐसा हो पाता? उससे पहले उनकी जान चली गई। तो चाचा कहता है कि एडम, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ रॉय को ढूंढने। रॉय ने कहा था कि वो मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे देगा, और जब अब सारी संपत्ति उसके पास है तो वो मुझे मना नहीं कर सकता। इतना कहकर चाचा चला जाता है वहाँ से। एडम तो खुद ब्लैंक हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या। ऊपर से जॉर्ज भी कहने लगता है कि अच्छा वो पैसे नहीं मिले, यही हमारी गलतियों की सजा है, और मैं जाकर पुलिस को सब सच बताने वाला हूँ, कम से कम मेरे दिल का बोझ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एडम जैसे तैसे उसको रोक लेता है कि भाई मत कर, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे हम। जॉर्ज को अब रात को भी डरावने सपने आते हैं कि रॉय जैसे उसको मारने के लिए आ रहा है। अब उसको हर समय डरा हुआ देखकर उसकी पत्नी पूछ ही लेती है कि क्या हो गया आजकल, सब ठीक तो है ना, बहुत टेंशन में दिख रहे हो। तो ना चाहते हुए भी जॉर्ज को उसको सच्चाई बतानी पड़ती है, और ये सुनकर वो भी घबरा जाती है कि ये क्या कर दिया तुमने। दूसरी तरफ एडम रॉय को ढूंढने की झूठी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। चाचा और मीना दोनों पुलिस में रॉय के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। इसीलिए सीनियर ऑफिसर एडम को बुलाकर बताता है कि रॉय का केस दूसरी टीम हैंडल करेगी, इसलिए उस केस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा तुम दूसरा केस हैंडल करो। एडम कहता है कि देखिए, ये मेरे भाई का केस है, प्लीज इसे मुझे सॉल्व करने दो। लेकिन सीनियर ऑफिसर कहता है कि माफ करना, प्रोटोकॉल के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। जिसके बाद दूसरे ऑफिसर को रॉय का केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। एडम समझ चुका था कि गिनती के दिन बचे हुए हैं, बस रॉय की लाश को कहीं और ले जाना होगा, वरना पक्का पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। तो वो गुस्से में जॉर्ज के पास आकर कहता है, तूने कंप्लेंट की है ना, तो सुधरेगा नहीं, फंसा दिया ना हम दोनों को। जॉर्ज कहता है, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, और कर जरूर देता मैं, क्या कर लेगा तू है, मुझे भी मार के दफना ही देगा। देख, मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है शायद मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा। सुनकर एडम गुस्से में चला जाता है वहाँ से। अब अगले दिन धन्या नाम की महिला ऑफिसर जॉर्ज के घर पर आती है। यही है दोस्तों जो रॉय के केस पर काम कर रही है। वो जॉर्ज की पत्नी से कहती है, आप बताओ कि रॉय कैसा इंसान है, मतलब लोगों से अच्छे से बात करता भी है या फिर नहीं। तो जॉर्ज की पत्नी कहती है, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, सबसे बहुत ही अच्छे से बात करता था। बस दोस्तों, धन्या को शक हो जाता है। वो कहती है, एक बात बताइए, आप हर बात में ये था यूज क्यों कर रही है, रॉय अब इस दुनिया में नहीं है क्या? ये सुनकर तो जॉर्ज की पत्नी डर जाती है। वो कहती है, नहीं मैडम, मेरी जबान फिसल गई थी, वो अच्छा इंसान है। इसके बाद धन्या मीना से भी बात करने आती है। मीना तो साफ साफ कह देती है, एडम और जॉर्ज पक्का कुछ छिपा रहे हैं, उनको पता है रॉय के बारे में, लेकिन बताना नहीं चाहते। आपको उनसे पहले अपनी जांच शुरू करनी चाहिए। अब रात को जॉर्ज से उसकी पत्नी कहती है, मुझसे अब और इस घर में रहा नहीं जाएगा, मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बेटी के साथ। पहले लोन वाले परेशान करते रहे और अब डेली पुलिस वाले आने लग गए हैं। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लिए चली जाती है घर से। जॉर्ज तो पहले से टेंशन में था और अब वो अकेला भी हो जाता है। इधर धन्या और बाकी पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो कि एडम और जॉर्ज के कंस्ट्रक्शन साइट की होती है, जहां जॉर्ज और एडम गाड़ी से अंदर जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज में उनको रॉय भी बाइक से अंदर जाते हुए दिखाई देता है और आने के टाइम भी वो बाइक पर सवार होता है, लेकिन जाते टाइम और आते टाइम रॉय का शरीर थोड़ा अलग नजर आता है। शक्ल अच्छे से दिख नहीं पाती क्योंकि बारिश बहुत ही तेज थी। इस चीज से धन्या यह अंदाजा लगाती है कि रॉय कंस्ट्रक्शन साइट पर बाइक से अंदर तो गया, लेकिन उसकी बाइक पर बैठकर बाहर कोई और आया। हो ना हो, इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ तो गड़बड़ी है। हमें वारंट लेकर उसी साइट की तलाश में जाना होगा। असल में दोस्तों, एडम ने रॉय को दफनाने के बाद जॉर्ज को अपनी गाड़ी में बैठा दिया
और रुआई का कपड़ा पहनकर वो उसकी बाइक से सीसीटीवी के सामने से गुजर गया ताकि ऐसा लगे कि रुआई बाइक पे सवार होकर जा चुका है और जॉर्ज और एडम भी गाड़ी में सवार होकर चले गए। लेकिन शरीर थोड़ा सा एडम का मोटा है, इसीलिए धन्या को शक हो गया। इधर एडम जॉर्ज से कहता है कि देख भाई, हमें रुआई की लाश वहां से निकालनी होगी वरना फंस जाएंगे, सुबह होते ही चल लेंगे हम। जॉर्ज कहता है कि शायद कल का सूरज एक नया सवेरा लेकर आएगा और हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। आज जिस भी मुसीबत में हम पड़े हैं ना, उसमें सिर्फ मेरी गलती है। ना तो तुम मेरे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में पैसे लगाते, ना ही नुकसान होता, और ना ही हम पिताजी से पैसे मांगते, और ना ही हमें इस मुसीबत का शिकार होना पड़ता और हमारा बच्चा रुआई आज हमारे बीच होता। सब चीज का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। पर एडम कहता है कि ये समय दोष देने का नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। कल साइट पे इंतजार करूंगा, आ जाना। अगली सुबह होते ही जॉर्ज धन्या को अपने पास बुला लेता है और खुद ही सारी सच्चाई उसे बता देता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था और रुआई की लाश कहाँ है। इसलिए सारे पुलिस वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं। वॉकी टॉकी से जैसे ही एडम को इसके बारे में पता चलता है, वो भी तुरंत वहां जाता है जहां पुलिस वालों को रुआई की लाश मिल जाती है। एडम को लगता है कि जॉर्ज ने उसको फंसाकर सब खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस एडम को कुछ नहीं करती, सिर्फ जॉर्ज को ही जेल ले जाती है, क्योंकि जॉर्ज ने ये बताया था कि मैंने ही अनजाने में रुआई को पत्थर मार दिया था, जिस वजह से वो मारा गया। मैंने ही उसको दफनाने का आइडिया लगाया था ताकि हम फंस न जाए। एडम की कोई गलती नहीं है। अपने एक भाई को खोने के बाद जॉर्ज दूसरे भाई की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। पत्नी तो छोड़कर चली गई थी, अकेले की जिंदगी से बेहतर यही उसने रास्ता चुना और एडम को इस मुसीबत से बाहर भी निकाल दिया। सच में दोस्तों, हालात इंसान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हमें ऐसे हालातों में सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, ताकि हमारा लिया हुआ फैसला कहीं आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए, जैसा कि आज तीनों भाइयों के साथ हुआ। और इसी सीन के साथ ये मूवी हो जाती खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।